स्टूडेंट्स, दिस इज सुबह तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम इसमें करने वाले हैं आपके चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई देखिए, बहुत सारे वीडियोस जो है आपके एग्जाम रिलेटेड, आपके एग्जाम के सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। So what is the first question? First question है, one of the following does not apply to a concave mirror. इनमें से कोई एक चीज जो है वो कॉन्केव मिरर पर अप्लाई नहीं होती है। तो वो कौन सी चीजें, चलिए देख लेते हैं। Focal length is negative. Image distance can be positive or negative. Image distance is always positive. Height of image can be positive or negative. अब इनमें से आपको बताना है कि भाई कॉन्केव मिरर जो है आपका, इसके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो अप्लाई नहीं होती है। अब देखिए, अगर आपको कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन आया हुआ है तो फटाफट से आप जल्दी से कॉन्केव मिरर को आप डिजाइन भी कर सकते हैं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो केव के समान होता है कॉन्केव मिरर, ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या नेगेटिव होती है? तो जी हाँ, ये होता है उसका फोकस, ये है सेंटर। और अगर बात की जाए फोकल लेंथ की, तो वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमेशा नेगेटिव ही होती है। दैट मीन्स कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट था फॉर कॉन्केव लेंस। नाउ नेक्स्ट इज इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फोकल लेंथ जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, उसमें जो इमेज बनती है, क्या उसका डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में जो कॉन्केव मिरर है उसमें इमेज इन्वर्टेड और रियल बनती है, जिसका डिस्टेंस जो है हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर बनती है। एक ऐसा केस होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा होता है। इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनती है? एनलार्ज्ड इमेज क्रिएट होती है, बिहाइंड द मिरर क्रिएट होती है। और इस केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट साइड पर होता है, इसलिए इसका डिस्टेंस कैसा होगा? इसका जो डिस्टेंस है वो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको ये बात? चलिए यहाँ से तो मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। नाउ नेक्स्ट इज इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पकड़ में आ गया यहाँ पर ऑप्शन। आपसे यही पूछा था कि डज नॉट अप्लाई टू अ कॉन्केव मिरर। तो इमेज का डिस्टेंस क्या हमेशा पॉजिटिव होता है? जी नहीं, इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दैट मीन्स कि उसका डिस्टेंस क्लियर है। अब हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इमेज की जो हाइट है वो आपको कभी इन्वर्टेड भी मिलती है और इरेक्ट भी मिलती है। क्लियर है? सारे केसेस में इन्वर्टेड, और एक ऐसा केस होगा, मतलब कि वो केसेस जहां पर फोकस और पोल के बीच में जब भी इमेज रखी हुई होती है, उस केस में हमें इमेज कैसी मिलती है? इरेक्ट इमेज मिलती है। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना पड़ेगा? अगर इस तरह से इमेज रखी हुई है देन हम उसे क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर इस तरह से इमेज रखी हुई तो हम उसे क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो प्रॉपर आंसर होना चाहिए वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बस यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? सो स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस एक्स। अब देखिए, आपको डायग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से डायग्राम को पहले देखिए। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है ये जो x यहाँ पर चीज रखी हुई है, डिवाइस रखा हुआ है, इसके बारे में आपको चीजें बतानी है। क्लियर है? अब हमने देखा कि x जो भी है, हमने ये नहीं देखा कि वो कोई मिरर है या समथिंग क्या है, लेकिन हमने ये देखा कि पैरेलल रेज आ रही थी और जाके एक किसी पॉइंट पर मिल रही थी। क्या हो रही है? पैरेलल रेज आ रही हैं और किसी पॉइंट पर जाकर के मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ये डेफिनेटली कोई मिरर है ना? अब पूछा क्या क्या है, हम ये देख लेते हैं। इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये चेक कर लेते हैं। तो डिवाइस एक्स इज अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। क्या डिवाइस कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर? या फिर डिवाइस एक्स एक कॉन्केव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर? क्या इसका फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है?
Next is device X is a concave mirror of focal length 12 centimeter and last one is it is a convex mirror of focal length 12 centimeter. अब देखिए एक चीज तो हमें साफ साफ क्लियर हो जा रही है कि ये डिवाइस जो है वो कॉनकेव मिरर ही है। कैसे पहचाना? कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। और इस डिवाइस को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी रेज आ रही है वो एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है। और कॉन्वर्जिंग मिरर क्या करता है? यही करता है ना, रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर जाकर के मिला देता है। तो ये पॉइंट तो क्लियर है कि लास्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर पूछा हुआ था। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए कॉनकेव मिरर है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो किस पॉइंट पर आकर के मिलती है? वो एक पॉइंट पर आकर के मिलती है जिसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसे? फोकस। दैट मीन्स अगर ये सारी की सारी रे किसी पॉइंट पर आकर के मिल रही है, दैट मीन्स कि यहाँ कहीं पर है क्या? फोकस। क्लियर है? और ये जो फोकस का डिस्टेंस आपके पोल तक होता है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं फोकल लेंथ। दैट मीन्स ये 12 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है बच्चों? ये जो 12 सेंटीमीटर है ये दी हुई है फोकल लेंथ। क्लियर है? तो क्या डिवाइस एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है? जी नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात की जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? यहाँ। ठीक है? और फोकल लेंथ क्या होती है? हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 24 होगा तब जाकर के ये 12 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ से ये आपका सेंटर तो बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइस X इज अ कॉनकेव मिरर विथ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। जी नहीं। अगर फोकल लेंथ की बात की जा रही है तो वो 6 सेंटीमीटर नहीं होगी, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। डिवाइस X इज अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये जो जहाँ आकर के मिल रही है वही जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी? वही डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ है। और कॉनकेव मिरर क्योंकि फोकस पर जाकर के सारी चीज़ों को मिलाता है इसलिए ये क्या है? आपका फोकल लेंथ है। क्लियर हो गया? चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है? इफ अ स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल लेंस, सॉरी लेंस की बात की जा रही है। अगर स्फेरिकल लेंस है, क्लियर है, उसका पावर दिया हुआ है -0.225 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। वी नो दैट कि पावर इक्वल्स टू होता है 1/f, या फिर हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू 1/d, मीटर्स में हो जाएगा ये। क्लियर है? तो 1/d करेंगे तो कितना होगा? 0.25। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा? -4 मीटर। क्लियर है? क्योंकि P इक्वल्स टू 1/f डायोप्टर होता है तो F इक्वल्स टू 1/d मीटर होगा। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/0.25 करेंगे तो -4 मीटर इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना? तो रियल इमेज हमें चाहिए है और ऑब्जेक्ट का साइज भी हमें सेम ही चाहिए है। ऐसा कुछ है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज, ठीक है, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका देखो थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूजिंग कर दिया है। यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि सेम साइज होना चाहिए, बट ये क्या बोले हैं? रियल इमेज चाहिए साइज ऑफ द इमेज की। तो मतलब रियल भी इमेज चाहिए है और कैसी इमेज चाहिए है? साइज उसका सेम होना चाहिए है ना? ऐसी कोई बात है क्या? चलिए देख लेते हैं। अब देखिए कि कॉनकेव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर लेंस के केस में क्या होता है बच्चों, कि आपको रियल इमेज तो मिलती है, सेम साइज की इमेज भी मिलती है, लेकिन वो इमेज कहाँ पर मिलती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ हो, किस पोजीशन पे रखा हुआ हो, तब आपको ये इमेज सेम साइज पर मिलेगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये हो गया 2f2 और ये हो जाएगा आपका f2। अब जो भी पैरेलल आती हैं वो कहाँ जाती हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन f2 पर जाकर के मिलती हैं। ठीक है, जो भी रेज आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो कहाँ पर जाकर के मिलेंगी? अगर ऑप्टिकल सेंटर से रेज आ रही हैं तो कहाँ पर मिलेंगी? वो भी ऑप्टिकल सेंटर पर ही जाकर के मिलेंगी। मतलब इसको अगर प्रॉपर तरीके से मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर कहीं पर ये आकर के मीट करती हैं। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका
कहाँ रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पर कहीं पर रखा हुआ है तो एक इमेज ये चली गई, एक इमेज जा करके ये चली गई, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये कहाँ मिल रही है, 2F2 पर मिल रही है, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज सेम होना चाहिए और आपका जो पोजीशन है वो कैसी होगी, रियल होगी, मतलब रियल इमेज आपको मिलेगी। तो एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, तो क्या हम इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे रख दें, एट टॉइस ऑफ द फोकल लेंथ या फिर एट इन्फिनिटी या बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर के बीच में और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ठीक है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं हो पाएगा। इसमें तो आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी और एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। लेकिन अगर बात की जा रही है रियल इमेज की चाहिए और सेम इमेज की चाहिए तो कहाँ मिलेगी आपको, वो टॉइस द फोकल लेंथ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर फोकल लेंथ के ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस केस में जा करके आपको क्या मिलेगी, आपको रियल इमेज मिलेगी और सेम साइज मिलेगा ऑब्जेक्ट का, है ना। अभी हमने देख लिया। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे किसी भी एक स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसका हाफ करूंगी तब वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आप हाफ करोगे तो जाकर के आपको क्या मिलेगी, फोकल लेंथ मिलेगी, ठीक है ना। तो भाई फोकल लेंथ अगर आपको दी हुई है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आप क्या करिए, देखिए फिर से आपको बता दूं, ये स्फेरिकल मिरर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है ना। अब यहाँ पे आपका सेंटर है, ठीक है, और ये रहा आपका फोकस, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपको, फोकल लेंथ दी हुई है। तो फोकल लेंथ कितनी होती है भाई, जैसा मैंने बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है तो r/2 क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो अगर मुझे फोकल लेंथ दी हुई है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मुझे क्या मिलेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। तो फोकल लेंथ यहाँ पर 12.5 दी हुई है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो आपको क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से ना छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। अगर कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है तो वो कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कितने एक्सटेंट से आपने किसी इमेज को जूम किया है या फिर उसकी इमेज को आपने डिमिनिश किया, छोटा किया हुआ है। लेकिन प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तो याद रखिए कि इमेज का साइज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अगर m का साइज जो 1 से बड़ा आ रहा है, m का वैल्यू बड़ा आ रहा है तो मतलब कि आपको कैसी इमेज मिल रही है, एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है, ठीक है, या फिर लार्ज इमेज के बोल सकते हैं। अगर m छोटा है तो आपको कैसी इमेज मिल रही है, पॉइंट साइज इमेज मिल रही है। क्लियर है ना। तो अब अगर मैग्निफिकेशन सेम साइज के लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या फिर अगर हम बात करें प्लेन मिरर की तो क्योंकि उसमें सेम साइज का इमेज आपको मिलता है इसलिए उसका मैग्निफिकेशन 1 होता है, ठीक है। दोनों तरीके से आप आंसर्स को बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1। Now next question. The image formed by a concave mirror is real, inverted and highly diminished. क्लियर है, कैसी इमेज बन रही है भाई कॉनकेव मिरर में, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, है ना। अब फटाफट से हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये देखिए आपको समझाने के लिए हमने इसे ड्रॉ कर लिया, इसको हमने बोल दिया पोल ही होता है ये, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए जितना ज़्यादा दूर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो उतना ये पॉइंट साइज इमेज आपको देता है।
है ना। ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पर होता है या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी होता है या सी होता है, सी और एफ के बीच में भी रखा हो सकता है, एफ या एफ के पी की पे भी रखा हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 इसमें टोटल आपको चीज़ें मिलती है। अगर ऑब्जेक्ट 1 पे रखा है तो इसकी डिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगी 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ठीक है। इसको रिवर्सिबल देखोगे अगर आप लिखोगे तो मतलब इमेजेस कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है और यहाँ बन रही है। और मैंने आपसे क्या कहा, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज आपको डिमिनिश मिल रही है दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। फिर और पास आओगे तो थोड़ी कम आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, 3 पर आपको सेम इमेज मिलेगी, 4 पे आपको एनलार्ज मिलेगी और 5 पर आपको हाईली एनलार्ज मिलेगी और 6 पर तो आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी, वर्चुअल और हाईली एनलार्ज मिलेगी। इस केस में क्या बोला हुआ है, इस केस में आपसे बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड है, तो मस्ट बी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा होना चाहिए, इन्फिनिटी पर रखा होना चाहिए। बिटवीन पोल एंड फोकस, क्या पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, है ना, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। एट फोकस, क्या फोकस पे होना चाहिए, नहीं, फोकस पे होगा तो एनलार्ज इमेज मिलेगी। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी नहीं, क्योंकि अगर इस पे रखा होता तो सेम साइज मिलता। तो सही ऑप्शन क्या होगा, एट इन्फिनिटी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन नंबर इन्फिनिटी पर ही जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो है, मतलब बहुत छोटी इमेज जो है ये इसमें बनती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज formed by concave mirror is smaller than the object if the object is, अभी हमने देखा between center of curvature and focus, क्या center of curvature और focus के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, at a distance greater than radius of curvature, मतलब कि radius of curvature से ज़्यादा के डिस्टेंस पर हमें ऑब्जेक्ट को रख देना है, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। अब देखो इतना सारा दिया हुआ है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ होगा, तो फटाफट से क्या करो, एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पर पोल बनाया, यहाँ पर सेंटर आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जो जो ऑप्शन देख रहे हैं ना वो आप लिखते जाइए। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहाँ पर रखा होना चाहिए क्या ऑब्जेक्ट, या फिर एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या यहाँ पर रख दें, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। और एट अ डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कहाँ है, ये है, फोकल लेंथ ये होती है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए पूछा क्या है, रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, वो आपका बी ऑप्शन पर रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। स्मॉलर बन रहा है ना, अगर इन तीनों की बात करें तो यहाँ पे आपको सेम साइज मिलता है, यहाँ पर आपको एनलार्ज्ड मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको हाईली एनलार्ज्ड मिलता है, ठीक है। तो भाई हाईली एनलार्ज और सेम साइज की तो बात की ही नहीं जा रही है, छोटे साइज की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा के डिस्टेंस पर ही ऑब्जेक्ट रखा होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन होगा, एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, अब ये मीडियम बी है, ये है आपका मीडियम ए, क्लियर है। सो एक सेकेंड, हाँ, तो ए से बी की तरफ लाइट रे एंटर कर रही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब देखिए अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये लाइट को रे को कैसा जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ये जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एक सेकेंड, इसको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ठीक है, ये सॉरी ये नॉर्मल है आपका, है ना। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये किस तरफ जा रही है, नॉर्मल की तरफ जा रही है ना, सॉरी उस टाइम पे थोड़ा सा ये रेयर टू ये हो जाएगा आपका डेंसर, और नॉर्मल की तरफ कब जाती है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट रे एंटर करती है
है ना। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर पे जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कौन कितना ज़्यादा डेंस है, क्योंकि ये ज़्यादा डेंस है इसलिए इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? लेस देन यूनिटी होगी। क्लियर है? चलिए, अगर बिल्कुल भी कोई डेविएशन नहीं होता है तो उस केस में हम यूनिटी के बराबर लेते हैं। अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा दूर जा रही है, इसका मतलब कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए इसकी वैल्यू मोर देन यूनिटी होती है। क्लियर है? चलिए आगे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज। अब कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस कैसा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है? मोर देन 1, क्या हमेशा आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलती है? इक्वल टू 1, क्या आपको हमेशा सेम साइज इमेज मिलती है? लेस देन 1, क्या आपको हमेशा छोटी इमेज मिलती है? या मोर देन 1 और लेस देन 1, ठीक है, या मोर देन और लेस देन 1। तो अब देखिए कॉन्केव लेंस कैसा लेंस होता है। कॉन्केव लेंस एक ऐसा लेंस है जो कि आप कुछ भी कर लो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, ये आपको हमेशा कैसी इमेज देता है? डिमिनिश्ड इमेज देता है, छोटी इमेज देता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? लेस देन 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू फिर इस केस में क्या हो जाएगी? लेस देन 1 ही होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो दैट मीन्स कि सेम साइज प्रोड्यूस हो रही है इमेज की। अगर मैग्निफिकेशन जो है वो आपका 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट हो रही है, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब कि इमेज कैसी बन रही है? इसका मतलब ये है कि इमेज का जो साइज है वो काफ़ी डिमिनिश्ड है, छोटा है। ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन जो कॉन्केव लेंस प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा? लेस देन 1 होगा। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पूछी जा रही है अगर वो कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखिए इसको बना करके देख लेते हैं। दिस इज योर कॉन्केव मिरर। क्लियर है? यहाँ पर हमने बना दिया पोल, this one is focus and this is center of curvature. क्लियर? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है? लाइट रे पास हो रही है। ठीक है, तो कितना एंगल ये यहाँ पर क्रिएट करेगी ये आपको चीज़ बतानी है। ठीक है, तो देखिए सेंटर से अगर कोई चीज़ जाती है तो क्या वो पैरेलल जाती है या वो फोकस से जाती है? तो भाई सेंटर से जो भी चीज़ जाती है वो वापस सेंटर पर ही चली जाती है। तो इसमें कितना एंगल बनेगा? ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री एंगल। ठीक है, ये यहाँ पर 180 शो हो रहा है, ये 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, चलिए, सो यहाँ से ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको डिलीट करते हैं। Which mirror is to be used to obtain the parallel beam of light from a small bulb? अब किस बल्ब से आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी? कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर नन ऑफ दीज। क्लियर है? अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो किससे मिल सकती है आपको? सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर से। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कॉन्केव मिरर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex lens of a focal length 8 cm forms a real image. अब एक convex lens है, ठीक है, यहाँ पर हम convex lens ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ठीक, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F1, ये है 2F1, क्लियर है, ये F2 एंड दिस वन इज 2F2। Now a concave lens of a focal length 8 cm, एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है आपको? 8 सेंटीमीटर दी हुई है। द रियल इमेज ऑफ द सेम साइज, तो अब सेम साइज का रियल इमेज इस पर बन रहा है। क्लियर है? तो फिर आपको ये बताना है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी। तो अब ऑब्जेक्ट और इसके इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस पोजीशन पर कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में आपको ऑब्जेक्ट की सेम साइज ऑफ इमेज मिलती है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें 2F1 पर, दैट इज C पर, ठीक है, इसे C भी कह सकते हैं, सेंटर भी कह सकते हैं। तो अगर 2F1 पर हम इसे प्लेस कर दें तो इसकी सेम साइज इमेज कहाँ पर क्रिएट होगी? 2F2 पर क्रिएट होती है, ये आप सभी को पता है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और फोकल लेंथ इतनी है, तो अब फोकल लेंथ क्या होती है? 2F1 की हाफ होती है। मतलब क्या कि अगर ये आपका टोटल सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेडियस है, क्लियर है, तो इसके हाफ पर आपका फोकस होता है। तो अगर
फोकस 8 है, तो यहाँ से इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 इंटू 2 दैट इज 16। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का 16 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी फोकल लेंथ कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और अगर बात की जाए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस की, तो 16 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर्स। क्लियर है, तो 32 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना होना चाहिए, यहाँ पर आंसर होगा आपका 32 सेंटीमीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब यहाँ पर आपको 4 इमेजेस दी हुई हैं। क्लियर है, अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उससे हमें ये ट्रेस करना है कि लाइट का जो बेंडिंग है वो किस तरह से होता है, या प्रॉपर लाइट का अगर आपको देखना है कि किस तरह से पाथ हम ट्रेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो इन डायग्राम्स में से आप किसका यूज कर सकते हैं, PQRS। अब देखिए सभी को ध्यान से देखिए कि किसको आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो डायग्राम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पर तो देखिए एंगल कुछ अलग ही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है एंगल ज़्यादा है। जो प्रॉपर एंगल जो आपको मिल रहा है, जो 2 पॉइंट्स का अगर आप यहाँ पर बात करें, तो उसमें आपको किसके थ्रू मिलेगा, S जो आपका डायग्राम दिया है उससे हम प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर इज। अगर एयर की स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है ये एयर पर लाइट की स्पीड होती है। Now next question is the mirror used by a dentist to examine the teeth of a person is। अगर डेंटिस्ट आपको एग्जामिन कर रहा है और जिस मिरर का वो यूज़ कर रहा है वो मिरर कौन सा होता है, तो वो मिरर वही होना चाहिए जो कि आपको पास आने पर बहुत एनलार्ज्ड इमेज क्रिएट करके दे। तो वो इमेज कौन सी होगी, वो मिरर कौन सा होगा, तो वो जो मिरर है वो होता है आपका कॉनकेव मिरर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। अब जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो कैसी होती है, वर्चुअल, रियल, डिमिनिश्ड, अपसाइड डाउन। तो कैसी इमेज होती है, देखिए वर्चुअल इमेज भी ये क्रिएट नहीं करता है, डिमिनिश्ड इमेज भी क्रिएट नहीं करता, अपसाइड डाउन भी इमेज क्रिएट नहीं होती है। इसमें जो इमेज का क्रिएशन है वो किस तरह से होता है, वर्चुअल इमेज इसमें बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है। इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन है वो वर्चुअल होता है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 8 दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने स्क्रीन प्लेस कर दी प्लेन मिरर के पास, तो आपको उस स्क्रीन पर आपकी इमेज नहीं दिखाई देती। दैट मीन्स कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है। इरेक्ट होती है, ठीक है, अपसाइड डाउन तो होती नहीं। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है कि उल्टी इमेज आपको दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। तो कैसी इमेज आपको मिलती है, वर्चुअल इमेज जो है वो क्रिएट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस तरह से निकालेंगे भाई, देखिए n इक्वल्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। क्लियर है, अब क्लियर अभी होगा जब पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द लाइट इन सब्सटेंसेस कितनी दी हुई है आपको यहाँ से, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/1.25 अगर आप करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 2.4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिनिश, खत्म। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी आ रही है, 2.4। सो द स्पीड ऑफ द लाइट इन सब्सटेंस x is if 1.25 and in air is 3, then the refractive index of the substance will be 2.4। क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल इज। अब मैग्निफिकेशन की बात की जा रही है, तो भाई बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हीकल्स में जो हम मिरर का यूज़ करते हैं वो मिरर कौन सा होता है।
तो व्हीकल्स में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज हमारा जो इतना बड़ा सा सीन है पीछे का वो छोटे से मिरर में आ जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, लेकिन वो इमेज कैसी बना कर देता है, उसकी हमेशा डिमिनिश्ड इमेज या फिर पॉइंट साइज इमेज आपको क्रिएट करके देता है। इसलिए इतना बड़ा पीछे का जो सिस्टम है आपका पूरा का पूरा, वो सामने इतना पूरा जो रोड है या पहाड़ है कुछ भी है वो आपके छोटे से मिरर के अंदर आ जाता है। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन इस चीज में क्या होगा? इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, इज इक्वल टू 1 एंड कैन बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए। ये छोटी इमेज दे रहा है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज तो दे ही नहीं रहा है, तो इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है, ना ही मोर देन 1 होगा। अब हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये बात पढ़ी हुई है कि ये किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड ही क्रिएट करके देता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि मोर देन और लेस देन कभी भी मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स के केस में नहीं हो सकता। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इज लेस देन 1। 1 से हमेशा मैग्निफिकेशन इसका कम ही होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है एंड वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन, है ना, मतलब कि आपको मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। कितनी मिल रही है? 3 टाइम्स with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. The distance of the object from the mirror is, अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो मिरर से कैसा होगा? अब देखिए कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है, तो कॉनकेव मिरर के केस में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो जितना पास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इमेज जो है वो कैसे क्रिएट करके देगा आपको, एनलार्ज्ड इमेज क्रिएट करके देगा। अब यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? 36 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आपका जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी? फोकल लेंथ जो है वो आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? अब आपसे पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा जब आपको 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन हो रहा है? तो बहुत आसान है, इसका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता तो आपको सेम साइज मिलता है ना, अगर ये एफ पर रखा हुआ है तब आपको 3 टाइम्स ज़्यादा इमेज जो है ये यहाँ पर क्रिएट करके देता। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब दूसरी चीज ये कैसे समझ में आया कि एफ पर ही रखा है, एफ और पी के बीच में क्यों नहीं रखा है, ऐसा क्यों नहीं सोचा? तो देखिए अगर ये एफ और पी के बीच में होता तो इस केस में वर्चुअल इमेज ना मिलके आपको रियल इमेज मिलती बच्चों। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर क्या है? इसलिए इसका आंसर यही रहेगा कि एफ पर ही इमेज जो है फोकस पर ही रखी हुई होगी, क्योंकि अगर फोकस और पोल के बीच में होती तो इमेज जो है वो वर्चुअल ना होकर के रियल हो जाती। क्लियर है ना? तो इसीलिए आंसर क्या लिखा है हमने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट मोर? अब देखिए एक चीज यहाँ से क्लियर है कि यहाँ पर आपको क्या दी हुई है? लेंस की पावर दी हुई है। हम इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर लेंस पावर जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि ये सारी जो लाइट रेज है वो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ये भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ओके, तो पॉजिटिव पावर का मतलब समझ गए कि जो भी आपका लेंस का पावर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स कि वो लेंस कैसा है? जो लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है। वही अगर हम बात करें नेगेटिव साइन की, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? ऐसे सारे लेंस जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, जो कि लाइट रे को क्या करेंगे? डाइवर्ज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से हम बात अगर करें कि कौन सा लेंस होगा, तो इस लेंस के अगर आप देखेंगे तो ये जो लेंस है वो होगा आपका कॉनकेव लेंस। क्लियर है? कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस है। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज होंगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ है वो भी आपको नेगेटिव ही कंसिडर करनी होती है। तो इस हिसाब से या तो सी वैल्यू होगी या डी होगी, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो अगर आप 1/0.4 करोगे तो आपको क्या फोकल लेंथ मिलेगी? क्योंकि हम जानते हैं एफ इक्वल्स टू क्या होगा? 1/p। क्लियर है? तो अब 1/p से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये कितनी आएगी? लगभग 2.5 आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें 1/-0.8 तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है आपके पास? 1.25 सेंटीमीटर। और जिसकी जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होती है उतना ज़्यादा वो क्या करता है? कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा फोकल लेंथ किसकी कहलाएगी? माइनस की वैल्यू में अगर हम देखें तो 1.25। क्लियर है? तो इस हिसाब से जो पावर है वो किसकी ज़्यादा होगी? -0.8 डायोप्टर ज़्यादा पावर कहलाएगी। तो इस केस में यहाँ से जो आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है? क्लियर. Now next, if a magnification of -1 is obtained by using a converging lens, then the object has to be placed. अगर मैग्निफिकेशन जो है आपको -1 मिल रहा है किसी कॉन्वर्जिंग लेंस से, कॉन्वर्जिंग लेंस कौन होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो उस कॉन्वर्जिंग लेंस का नाम लिखते हैं. तो ये कौन सा होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस. ओके, सो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है आपको -1 मिल रही है तो देन द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड एट विद इन f, एट 2f, बियॉन्ड 2f या फिर एट इन्फिनिटी. तो भाई अगर 2f पर अगर आप इसे रखते हैं तो ही आपको मैग्निफिकेशन 1 मिलेगा. माइनस या प्लस से कुछ ज़्यादा अंतर आता नहीं मैग्निफिकेशन के लिए, बस उसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको सेम साइज़ की इमेज क्रिएट करके दे रहा है. तो कॉन्वेक्स लेंस पर अगर आप 2f पर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज भी आपको कैसी मिलती है, उसी सेम साइज़ की मिलती है, और उस केस में मैग्निफिकेशन हम 1 कंसिडर करेंगे. चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले. अब लेंस के लिए क्या होना चाहिए जिसमें रिफ्रैक्शन प्रॉपर हो पाए. रिफ्रैक्शन मतलब कि अगर लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर पाए, तो वाटर में एंटर कर जाएगी, वाटर डेंसर मीडियम होगा. ग्लास में भी एंटर कर सकती है, एयर से ग्लास में आ सकती है, ग्लास भी अगेन डेंसर मीडियम है. प्लास्टिक में भी अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ऐसा आपका मटेरियल है जो शाइनी सा है, तो क्या इसमें एंटर कर पाएगी या नहीं. और क्ले कैसा है आपका, मड है, मिट्टी है, तो क्या इसमें एंटर कर सकती है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्लास्टिक में. क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हो. या फिर प्लास्टिक के जैसे बल्ब आपने देखा होगा जो कि आप शैंटिलर जो दिवाली के टाइम पर अपन स्टार लगाते हैं तो वो प्लास्टिक के ही होते हैं, लेकिन उसमें लाइट जो है वो आपको बाहर आती हुई दिखाई देती है. बट अगर वही हम बात करें एक मिट्टी के घड़े की, मिट्टी का मटका जो आप पानी में गर्मियों में यूज़ करते हैं, अगर आप उसमें बल्ब को लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी बाहर रोशनी को नहीं फेंकता है. क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्ले इसका आंसर होगा. देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए हुए थे. प्लास्टिक भी बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, बट क्ले और क्ले भी. लेकिन ये भी याद रखा करिए कि प्लास्टिक के बहुत सारी जगह अलग अलग टाइप का प्लास्टिक होता है ना. कुछ बहुत ज़्यादा डेंस प्लास्टिक्स होते हैं, कुछ एकदम पतले से परत के प्लास्टिक्स होते हैं जिसमें एक सिंगल लेयर होती है, तो उनसे लाइट का रिफ्रैक्शन पॉसिबल हो जाता है. तो क्ले इसका आंसर है. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. The correct sequence of angle of incidence, angle of emergence and angle of refraction and lateral displacement shown in the following diagram y digit 1, 2, 3 and 4. अब यहाँ पर क्या किया गया है कि अलग अलग एंगल्स जो हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सभी को 1, 2, 3, 4 से मार्क किया हुआ है. आपको ये बताना है कि इसका करंट सीक्वेंस क्या है. जैसे आपको पता है कि सबसे पहला एंगल क्या है, ये कौन सा एंगल है, तो 2 कौन सा है, 2 है एंगल ऑफ री इंसिडेंस. ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. इसके बाद कौन सा एंगल होगा, तो इसके बाद ये जो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा जा रहा है. मतलब देखिए आपको सीक्वेंस किस हिसाब से बताना है, जिस हिसाब से इन्होंने इनके नाम दिए हुए हैं. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स 2. ठीक है, देन उसके बाद एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन सा है, ये होता है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है. नेक्स्ट इज ये इमर्जेंस एंगल होता है. देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कितने एंगल के साथ रिफ्रैक्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका. क्लियर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैं आर से डिनोट कर दूं. नेक्स्ट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल जैसे जाना है और अब कैसे जा रही है. ठीक है, एक्चुअल में कैसे जाना था और मतलब कि जाना कैसे चाहिए था, ठीक है, और कैसे जा रही है ना. ये आपका क्या था, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा जाए. ठीक है, लेकिन गई कैसी है, एक्चुअल कितना है, तो ये एक्चुअल है. तो इन दोनों के बीच में कितना गैप आया है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो इस हिसाब से सीक्वेंस क्या होगा, 2, ठीक है, 1, 4 एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट किससे शो किया गया है, 3 से. तो 2, 1, 4, 3 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है. इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा. दूसरा क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 सब्सटेंसेस PQRS are 1.77, 1.50, 2.42, 1.31 respectively. When light traveling in air, incident on these substance at equal angles. अब ये जितने भी सब्सटेंस है,
है ना, चाहे वो 1.77 वाला सब्सटेंस हो, चाहे वो आपका 1.50 वाला हो, चाहे 2.42 है, चाहे 1.31 है, इन सभी में जो जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है वो सेम है, ठीक है, मतलब एक जैसे एंगल से इंसिडेंट कर रही है। आपको ये बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम इन, रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो देखिए जिसका हम क्या करते हैं, सबके एंगल्स को किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो हमने नॉर्मल डाल दिया यहाँ पर। अब जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब कि वो उतना ज़्यादा डेंस है, जितना ज़्यादा डेंस होगा तो लाइट बैंड होगी, कैसे, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसकी तरफ बैंड होगी, इस 2.42 के पास बैंड होगी, ठीक है, और उसके बाद इस पर होगी, उसके बाद इस पर होगी, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी, और सबसे कम किस पर होगी, आपकी 1.31 पर होगी। तो मतलब सबसे कम एंगल जो है वो किस पर बनेगा, सबसे ज़्यादा एंगल किस पे बनेगा, 1.31 पे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इस केस में सबसे कम जो आपकी लाइट रे है वो आपके नॉर्मल की तरफ क्या होगी, आप नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एंगल किस केस में होगा, सबसे ज़्यादा जो केस होगा आपका, अगर ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसे जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन इस केस में सिर्फ आपको कैसे मिलेगी, इस तरह से मिलेगी, ठीक है। बाकी सारे केसेस की अगर बात करें तो उन केसेस में आपको कुछ इस तरह से भी मिल सकती है, कुछ इस तरह से आपकी लाइट रे मिल सकती है, कैसी जाती हुई, इस तरह से जाती हुई मिल सकती है, ठीक है। तो जिसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट भी होगी, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी, जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंगल है, तो वो किसका होगा, मैक्सिमम एंगल 1.31 का होगा इन सबके कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सब्सटेंस एस। रे ऑफ लाइट strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence of 30 डिग्री। एक प्लेन मिरर है जिसका नाम है PQ, जिस पर लाइट रे आ रही है 30 डिग्री से, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर, वो 30 डिग्री से जैसे ही आई वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, एंड देन इट स्ट्राइक्स अ सेकेंड प्लेन मिरर, और उसके बाद एक दूसरे प्लेन मिरर पर जाकर के स्ट्राइक कर देती है, प्लेस्ड एट राइट एंगल ऑफ द फर्स्ट मिरर, जो कि उस पहले मिरर के साथ राइट एंगल के साथ प्लेस्ड है। अगर ये आपका PQ है मिरर, तो जो QR मिरर है वो कैसे प्लेस्ड है, जस्ट इसके 90 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पर प्लेस्ड है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हम डिजाइन कर लें। ये PQ एंड दिस वन इज QR, ये 90 डिग्री एंगल के साथ दोनों प्लेस्ड है। अब क्या हुआ कि एक लाइट रे आई, कितने एंगल से स्ट्राइक करी, यहाँ पर 30 डिग्री से। अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये कितने एंगल से आई, 30 डिग्री से। अब हमें पता है कि अगर लाइट रे 30 डिग्री के एंगल से आ रही है तो उसी एंगल से कितनी होती है, रिफ्लेक्ट होती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल के साथ आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी बैक हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, कितने एंगल के साथ हो गई, 30 डिग्री से। अब ये जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई दूसरे ग्लास पर पहुंच गई। अब आपको ये बताना है कि कितने एंगल के साथ ये इस ग्लास पर आई है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ से ये 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर ये भी 30 डिग्री होगा, इक्वल एंड अपोजिट के हिसाब से। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी 30 डिग्री हो गया। अब ये टोटल एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 में से 30 अगर आप कर लो तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा आई डैश, है ना, ये आई है और ये R है, ठीक है, R1 I1, इसको मैं I2 नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो I2 कितना एंगल है ये आपको निकालना है। तो हमें पता है I2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये 30 कैसे हुआ पता चला ना, ये इधर एंगल 30 है तो ये जो अपोजिट एंगल है वो भी कितना होगा, 30 एंगल होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो आपने यहाँ से क्या किया, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि 60 डिग्री के एंगल के साथ ये इसमें इंसिडेंट करेगी और यहाँ से बाहर भी कितने एंगल के साथ जाएगी, 60 एंगल के साथ ही जाएगी। तो आपसे ये पूछा हुआ था द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड मिरर इज, तो सेकेंड मिरर का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, वो भी वही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड मिरर का कितना होगा, वो भी 60 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा आई होप। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
यहाँ पर एक मिरर दिया है जो कि डाइवर्जिंग मिरर है, और ये मिरर कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको मिरर देखकर भी समझ में आ रहा होगा कि एक पूरी सिटी का नहीं, मतलब कि एक पूरे रास्ते का एक व्यू आपको इसमें दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो विच इज़ द मिरर, तो मिरर कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि आपको इमेज कैसे देता है, पॉइंट साइज। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग भी इसमें आ गई, रोड भी आ गई, सारी कार्स भी आ गई हैं, दैट मीन्स कि ये पॉइंट साइज इमेज ही है इन सब की। तो ये पॉइंट साइज इमेज कौन दे रहा है, आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज refractive index of diamond with respect to glass is 1.6. If the absolute refractive index of glass is 1.5, then the absolute refractive index of diamond is. यहाँ पर आपको refractive index दिया हुआ है डायमंड का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, आपको ग्लास के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो refractive index of diamond डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से हम इसको या एन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप एन से भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो एंड 1 मान लीजिए आपका डायमंड का है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 1.6। किसका रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है, 1.6 है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जब आप एयर के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का, जो कि कितना दिया हुआ है आपको, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हमने देखो तो वो कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको यहाँ से 1.5। तो अब यहाँ से आपको किसका निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके डायमंड का, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं ग्लास की जगह पर अगर डायमंड रख दूँ कुछ इस तरह से, जैसे अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 1.6 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो अगर मुझे अब डायमंड का निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डायमंड का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल 1.6 इंटू यहाँ से मैं अगर ग्लास का निकाल लूँ, ठीक है, ग्लास का कितना है रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो यहाँ पर मैं ग्लास की जगह इसको पुट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू 1.6 इंटू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 अगर आप कर दोगे तो यहाँ से आपको किसका मिल जाएगा, यहाँ से आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2.4। क्लियर है। तो 2.4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक। अब देखो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया ही हुआ था और दूसरे का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो बिल्कुल हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना हो, यहाँ पर मैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रख दूँ तो वो डायमंड का भी आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, जो कि कितना आएगा 1.5। सिंपल है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कर लिया है सॉल्व। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर हो, आपको सारे डायग्राम, सारे लॉज एक ही वीडियो में मिल जाएं, तो वो सब अवेलेबल है स्टेप अप एकेडमी पर। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आया है। और अगर आप सारे एग्जाम स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच जाए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।